नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिल सके, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। अगर आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा, तो आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए राज्यसभा टीवी से जुड़िए, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारा मेल आईडी है आपका kanun.rstv@gmail.com। इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी संपत्ति पर अगर कोई अवैध कब्जा कर ले तो आपको एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। अगर आपने अपना कोई मकान या दुकान किराए पर दिया है तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये जानना कि एक मकान मालिक के तौर पर आपके कानूनी अधिकार क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे मामलों की जिसमें लंबे समय से रह रहे किराएदार संपत्ति पर अधिकार होने का दावा करने लगते हैं, या आपको ये लगता है मकान मालिक होने के नाते कि आपका जो किराएदार है वो एक संदिग्ध व्यक्ति है, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी उसके द्वारा हो रही है आपके प्रॉपर्टी पे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा दूं। हमारे साथ कंवलजीत अरोड़ा हैं, मेंबर सेक्रेटरी DSLSA से, और गौतम मनन हैं, विशेष सचिव DSLSA से, और सुधीर कटपालिया हैं हमारे साथ, अधिवक्ता जो इस तरह के मामलों को देखते हैं बतौर वकील। सबसे पहले आप लोगों से चर्चा के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि जो मौजूदा कानून है मकान मालिक और किराएदार को लेकर, वो क्या कुछ है, किस तरह से विवादों के किस तरह के विवाद होते हैं, नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स क्या होती हैं? अभिलाषा जी, सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस लिए ये ज़रूरत पड़ी। सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और कानून, इसमें एक हमेशा कांस्टेंट लैग रहता है। जो भी सोसाइटी की ज़रूरतें होती हैं उसी हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। तो दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जो बना था वो 1958 में बना था। दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। तो उस वक्त किराएदारों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी। लोग जो डिस्प्लेस पर्सन्स जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली, तो उनके लिए ये एक्ट बना था। बट ऑफ लेट क्योंकि काफ़ी किराएदार अब संपन्न हो गए हैं, या उन प्रॉपर्टीज़ में अपना काम करके, व्यवसाय करके, या वहाँ रह के अब वो संपन्न हो गए हैं, तो धीरे धीरे लॉ जो है वो दैट इज़ डायनेमिक, दैट इज़ नॉट स्टैटिक। वो स्टैटिक नहीं है, चाहे वो लॉ हो या उसकी इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट्स द्वारा की जाती है। जी। तो आज की तारीख में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम लिमिट है जिसमें प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो है 3,500 रुपये। 3,500 रुपये अगर किराया है तो आपका केस जो है लैंडलॉर्ड को अगर फाइल करना है एविक्शन पिटीशन, तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर फाइल होगा। पिटीशन यानी मकान खाली कराने का जो भी दावा है। और अगर किराया इससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाएगा। और नॉर्मल सिविल कोर्ट में जो मकान मालिक है वो ईजिली अपना प्रॉपर्टी जो है खाली करवा सकता है। इसमें एक चीज़ मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि सिविल कोर्ट में जब भी आप सूट फॉर पोजेशन फाइल करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक सेक्शन 106 है, उसका नोटिस देना होता था जो ज़रूरी जो माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जीवन डीजल के केस में उन्होंने ये होल्ड कर दिया कि अगर लैंडलॉर्ड ने पिटीशन फाइल कर दिया है, सूट फाइल कर दिया है कोर्ट में, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ सफिशिएंट नोटिस। तो ऐसे केसेस बहुत जल्दी उनका निपटारा हो जाता है। आपको इमीडिएटली
जैसा कि सुनने में आता है, लैंडलॉर्ड्स ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी इतने टाइम से खाली नहीं हुई है, ये दावा फाइल करने के विदिन 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स पोजेशन उनको मिल जाता है। जी, आपके पास हम आना चाहेंगे सुधीर जी कि नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स किस तरह के होते हैं, क्योंकि जब रेंट एग्रीमेंट होता है उसके बाद भी कई मकान मालिक ये कहते हैं कि हमने तो एग्रीमेंट बनाया था, सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत आती है मकान खाली कराने में। देखिए, प्रैक्टिकल बात यह है कि जब भी एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में जी। और दोनों पार्टीज़ के वो जो होते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर क्लियरली डिफाइंड इन दैट एग्रीमेंट। उसके बाद क्या होता है कि अगर टेनेंट मान लीजिए थोड़ा सा मिसचीफ है, परेशान करना चाहता है, तो वो लैंडलॉर्ड को टाइम से रेंट नहीं देता, कुछ ना कुछ कमियां बता के उसके प्रॉपर्टी में रेंट काटने की कोशिश करता है कि इस प्रॉपर्टी में ये कमियां हैं, ये कमियां, मेरे को पानी नहीं आ रहा ठीक से, बिजली नहीं आ रही, जो कि कुछ चीज़ें तो लैंडलॉर्ड के हाथ में भी नहीं हो सकती बिकॉज वो पीछे से आ रहा होता है, वो गवर्नमेंट का वो पानी आ देता है, वो बिजली देती है। तो टेनेंट अगर परेशान करने वो आ जाए तो वो बहुत परेशान करते हैं, फिर लैंडलॉर्ड के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, कोर्ट जाते हैं। हालांकि जैसा उन्होंने बताया कि कोर्ट जाने से थोड़ी प्रॉब्लम है लैंडलॉर्ड को, क्योंकि उनको एक वकील को हायर करना होता है, उनको कानूनी सलाह लेनी होती है, फिर उनको केस फाइल करना होता है। यहाँ तक नहीं, उनको इनफैक्ट अपनी प्रॉपर्टी पे जब भी वो केस फाइल करते हैं सूट फॉर पोजेशन, तो उनको एक मिनिमम एक कोर्ट फी भी जमा करनी पड़ती है, वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए मॉडल टेनेंसी लॉ आ रहा है कि इनके लिए एक स्पेशल कानून बनाया जाए जहां एक ही जगह इनका निपटारा हो। बिल्कुल, हम इस पर आगे बात करेंगे। और आपने कहा कि कोर्ट जाने में एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को, और ज़्यादातर लोग इस वजह से परेशान होते हैं। गौतम, आपके पास आना चाहेंगे, और यहाँ पर लीगल एड कैसे प्रभावी हो जाता है, अहम भूमिका उसकी होती है। कौन लोग वो पात्र लोग हैं जो ऐसे मामलों में सीधे लीगल एड ले सकते हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर मुफ्त कानूनी सहायता का एक पूरा का पूरा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हम चला रहे हैं, और इसके अंदर सभी वुमेन, ऑल वुमेन, अगर लैंडलॉर्ड वुमेन है तो उसको फ्री लीगल एड के लिए शी इज़ इंटाइटल्ड जी। तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा शी कैन वॉक इन आवर ऑफिसेज, जो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक ऑफिस है, वहाँ आ सकती हैं और वहाँ से आके मुफ्त कानूनी सहायता ले सकती हैं। ऐसे ही जो लैंडलॉर्ड अगर उनकी अभी फ़िलहाल एनुअल इनकम 1 लाख रुपए तक की है, वो फ्री लीगल एड हमसे ले सकते हैं, और ये हम एनुअल इनकम इसको हम एनहांस भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इस कानून को और बेहतर ढंग से समझाएंगे कि किस कोर्ट में आपको जाना चाहिए जिस तरह की आपकी समस्या है। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, अभिजीत। स्वागत है अभिजीत जी आपका, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी जय हिंद मैडम, अभिजीत बोल रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं ये कह रहा था कि मेरे जो दादाजी का जो मकान था जी, उसको मेरे चाचा जी ने तोड़ के वहाँ मकान बना के किराएदार रख लिया है। जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। तो उन्होंने वहाँ पे किराएदार रख लिया है, तो इसमें मेरे को आगे क्या करना चाहिए, कानूनी सलाह मेरे को चाहिए थी। जी कमलजीत जी। इसमें अभिजीत जी ऐसा है कि आपने बताया, हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। और इसका बंटवारा भी नहीं हुआ है घर का भी। चलिए, प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं हुआ है। हाँ अभिजीत जी, आपका कहना यह है कि प्रॉपर्टी जो है आपके दादा के नाम से है, ये आपने कहा, ठीक बात जी। अभी आपके अगर दादा की प्रॉपर्टी है तो आपके दादा ही उस प्रॉपर्टी में किराएदार रख सकते हैं। आपके चाचा उसमें किराएदार अगर रखते हैं बिना किसी अथॉरिटी के, तो वो जो किराएदार है वहाँ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन में है, तो आपके दादा कोर्ट जाके सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकते हैं, और बीइंग सीनियर सिटीजन वो आपकी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जाके मुफ्त में कानूनी सहायता भी ले सकते हैं। जैसा गौतम जी ने बताया कि दिल्ली में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, सिमिलरली छत्तीसगढ़ में भी एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाएं, और आपके दादा क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं तो उनको मुफ्त में कानूनी सहायता का अधिकार है, तो वहाँ जाके आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, और उस व्यक्ति के खिलाफ जो उस प्रॉपर्टी में काबिज है उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। चलिए अभिजीत जी, अब हमें उम्मीद है मदद मिली होगी आपको इस राय से। स्वाति हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। स्वाति जी पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ, एक्चुअली मेरा नाना का प्रॉपर्टी है कैलकाटा में जी।
हाँ, तो वो एक्सपायर हो गए हैं नाना जी मेरे। तो उनको वो हाँ, उनको जमीन जो वहाँ का मिला था वो दान में मिला था उनको जी। हाँ, तो वो लेकिन बाद में वो इनका एग्रीमेंट वगैरह सब मेरे मतलब नाना के नाम पे ही था। फिर बाद में उन्होंने हम सारे नाती पोते और उनकी जो लड़की का हस्बैंड है जैसे मेरे डैडी, तो उनके नाम से हो गया था पूरा सब कुछ। ठीक है। हाँ, तो बाद में जो जिन्होंने दान दिया था उनको, तो वो अभी हम लोग को नोटिस भेज रहे हैं कि आप हमको वो वापस दीजिए। चलिए, ये गिफ्ट से जुड़ा हुआ मामला आप सुधीर बताएं इस पे। नहीं, एक बारी जब गिफ्ट दे दिया है तो वो वापस नहीं ले सकते हैं। गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हो चुकी है तो वो प्रॉपर्टी वो मांग नहीं सकते वापस। वो प्रॉपर्टी जब आपके नाना जी ने अपने नातियों पोतियों को सबको आगे फॉरवर्ड कर दी है तो उन्हीं का राइट बनता है उस प्रॉपर्टी पे। जिन्होंने एक बारी गिफ्ट दे दिया है, गिफ्ट कंप्लीट हो गया है, तो गिफ्ट वो वापस नहीं ले सकते हैं किसी भी हालत में। चलिए, तो मकान या दुकान को अगर किराए पर देने के लिए रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच की जाती है और किराएदार के अच्छे स्वभाव को देखते हुए कई बार मकान मालिक लंबे समय तक उन्हें रहने देते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि काफ़ी साल बीत जाने पर किराएदार नए रेंट एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं होते और मकान खाली करने से साफ इनकार कर देते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ऐसा ही एक मामला। अगर किसी संपत्ति के आप कानूनी तौर पर मालिक हैं तो उस पर आपका कानूनी हक है, लेकिन कई बार जबरन आपके संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ गुप्ता परिवार के साथ। 1978 से अपने मकान में रहते हुए कुछ दुकानों को उन्होंने किराए पर दे दिया। गुप्ता परिवार ने रेंट एग्रीमेंट भी बनवाया, लेकिन अपने किराएदारों पर यकीन करते हुए न तो उन्होंने कभी किराया बढ़ाया और न ही कभी मकान खाली करने की बात कही। लेकिन कुछ सालों बाद मकान खाली करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। मेरी 2 दुकानें थी, मैंने किराए पर दी थी, तो उनसे बाकायदा किरायानामा लिखवा लिया था। उसमें लिख दिया था 2 मंथ नोटिस पर कोई भी खाली करवा सकता है या खाली कर सकता है। लेकिन जब मैंने खाली करवाने का तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, किसी ने उसको नहीं माना, जबकि बाकायदा उसमें किरायानामा लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि जो 12 साल तक रहता है उसका मकान हो जाता है। उन्होंने प्ली दी अपनी, तो नहीं किया तो हमें कोर्ट में जाना पड़ा। हमारा केस जो है, हालांकि मैडम के नाम पे रजिस्ट्री थी, किराया मैं लेता था, तो उन्होंने कहा नहीं, इन दोनों में आपस में डिफरेंसेस हैं, किराया तो ये लेते हैं और मकान उनका है, समझे, तो ये गलत है, पहले तो ये सिद्ध करो इसमें है किसका। तो उसमें बड़ा टाइम उसने लगा दिया। अंत में चूँकि एक रसीद पर चूँकि साइन उसके थे किराएदार के, तो उससे प्रूफ हुआ कि मकान के मालिक यही है, जबकि रजिस्ट्री में से था, लेकिन उसने नहीं माना। अंत में फिर बड़ी मुश्किल से ये सिद्ध होकर के फिर हमें केस का फाइनलाइजेशन इन्होंने करवाया। मामला कोर्ट में जाने से पहले गुप्ता परिवार ने समझौते की भी कोशिश की, लेकिन किराएदार नहीं माने। आस पड़ोस के लोगों ने भी गुप्ता परिवार के बजाय किराएदारों का साथ दिया। हद तो तब हो गई जब कोर्ट में मामला पहुंचने पर किराएदार ने पति पत्नी पर ही मतभेद की बात कहकर प्रॉपर्टी को विवादित घोषित कर दिया। कैंसर के मरीज होने के कारण गुप्ता जी कोर्ट की कई सुनवाइयों पर नहीं जा सके, जिसका फायदा लेकर किराएदारों के पक्ष में फैसला आ गया। समझौते पे वो राजी नहीं हुए। हमने उन्हें कहा हम दुकान बना के भी दे देंगे, पर वो नहीं राजी हुए। भाई हम दुकान बना के देंगे तो दुकान का किराया भी तो बढ़ाएंगे, पैसा वैसा लगाएंगे, तो आज का रेंट जो होगा वही तो लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम पुराने हैं, इसलिए हम पुराने रेंट मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे, आज का किराया हम नहीं देंगे। परेशान होकर गुप्ता परिवार ने DLCA से संपर्क किया, जहां उन्हें कानूनी सहायता के तहत एक वकील मुहैया कराया गया। केस में ज्यूरिडिक्शन को लेकर भी समस्या थी, जिसकी वजह से उचित कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। डिस्प्यूटेड थी, इन्होंने सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए डाला था एंड ये दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी आए थे, इनको काउंसिल चाहिए था एंड एज पर रेंट एग्रीमेंट इनको ये प्रॉपर्टी खाली करनी थी, बट इन्होंने नहीं की। फिर हमने इनको लीगल नोटिस इशू किया। लीगल नोटिस इशू करने के बाद भी उन्होंने प्रॉपर्टी खाली नहीं की। पटियाला हाउस में ये केस चला बिफोर द सीनियर सिविल जज।
तो इस तरह की कई जटिलताएं होती हैं अलग अलग मामलों में, और उसके लिए जो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 है उसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि मकान मालिक और किराएदार के बीच जो सामंजस्य है वो बेहतर बने और दोनों के अधिकारों का संरक्षण हो। लेकिन फ़िलहाल जो कानून है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि 3500 रुपये से कम किराया होने पर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 इस पे लागू होता है, और मकान मालिक और किराएदार के बीच जो विवाद होते हैं वो यही निपटाए जाते हैं। इस मामले में भी हमने देखा कंवलजीत जी कि उन्होंने कहा कि 12 साल के बाद ये मानने लगते हैं किराएदार कि उनका कानूनी अधिकार हो जाएगा लगातार रहने से संपत्ति पे। इससे इन चीज़ों को कैसे कोर्ट में लिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि इसको मैं ऐसा कहूँगा कि ये लोगों का गलत माइंडसेट है, गलत विचारधारा है कि अगर किसी मकान मालिक ने अपनी मकान या दुकान किराए पे दी है तो 12 साल बाद उस पे किराएदार अपना हक जमाने लगे। एक कानून में प्रावधान है एडवर्स पोजेशन का, लेकिन वो एडवर्स पोजेशन इसमें अप्लाई नहीं करता है क्योंकि वैलिडली लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को इंडक्ट किया है। दैट पर्सन, दैट टेनेंट, वो जो किराएदार है वो वहाँ पे एडवर्स पोजेशन में नहीं है, यानी कि उसको किसी ने 12 साल तक छेड़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं है इस केस में। और जैसा ये केस स्टडी में आपने देखा, ये एक दुकान का जिक्र कर रहे हैं जो इन्होंने दुकान किराए पे दी। तो मैं लोगों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि एग्जिस्टिंग लॉज में, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में जहाँ तक कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात है, अगर 3500 से कम किराया है तो एज पर दिस एक्ट बोनाफाइड रिक्वायरमेंट का जो मैटर है, लैंडलॉर्ड वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए फाइल कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सत्यवती शर्मा एक जजमेंट थी, एज पर दैट सत्यवती शर्मा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रेट किया कि ये जो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट लैंडलॉर्ड की है वो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके है, अगर लैंडलॉर्ड को अपने लिए कोई व्यवसाय करना है और उसको अपने लिए दुकान चलाई चाहिए तो अंडर बोनाफाइड रिक्वायरमेंट वो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में भी केस दाखिल कर सकता है। इस जजमेंट को अभी रिसेंटली 2019 में चैलेंज किया गया था। एक जजमेंट है विनोद कुमार वर्सेस अशोक कुमार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस चीज़ को रीइटरेट किया कि जो फैसला सत्यवती शर्मा में किया गया था कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है तो केसेस फाइल हो सकते हैं। जी जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी। एक कॉलर हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं हरियाणा से। संजय जी, पूछिए सवाल अपना। अभी संजय जी बोल रहे हैं जी। संजय, हम सुन पा रहे हैं आपको। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और आराम से अपनी बात रखिए। संजय, चलिए हम आगे इनकी कॉल को लेने की कोशिश करेंगे। मनीष है हमारे साथ। मनीष जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है अपने किराएदार के नाम से जी, और वो जो रेंट एग्रीमेंट है जी, वो रेंट एग्रीमेंट जी मनीष बताएं। हाँ जी, वो रेंट एग्रीमेंट मैडम 11 महीने के लिए बनवा रखा है। तो 11 महीने बाद क्या वो कंपलसरी है कि मैं उसको रिन्यू कराऊं या फिर ब्रेक करके रिन्यू कराऊं या फिर उसको मैं कंटिन्यूसली रिन्यू करा सकता हूं? जी, आप इसमें सुधीर जी इनको बता दीजिए। देखिए, जो 11 महीने का एग्रीमेंट है उसके लिए रजिस्ट्री कंपलसरी नहीं है। 11 महीने के बाद अगर आप उसको दोबारा 11 महीने के लिए रजिस्टर कराते हैं तब भी आपको रजिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर 12 मंथ्स और बियॉन्ड है तब आपको रजिस्ट्री मैंडेटरी है। तो अगर आप 11 महीने के बाद आप वापस 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं तब आपको रजिस्ट्री की फिर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर 12 मंथ्स और बियॉन्ड का है तब आपको रजिस्ट्री कंपलसरी है। इसी वजह से 11 महीने का एग्रीमेंट इसी वजह से बनाते हैं कि रजिस्ट्री से आप बच सके, लेकिन वो रिन्यू होता रहता है, वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहता है। 3500 का जो स्लैब आपने बताया रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत, उसके ऊपर अगर अमाउंट हो तो क्या कानून कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं हम। अगर 3500 से ऊपर का से ज़्यादा का किराया हो तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लागू होता है और सेक्शन 106 के तहत, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे, कि आप किराएदार को नोटिस दे सकते हैं। मनन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन मामलों में क्या कैसे, मतलब सिविल कोर्ट में ही मामले जाते हैं, किस तरह से इन मामलों को लेते हैं? जी, अगर किराया 3500 रुपये से अधिक है तो सभी केसेस लैंडलॉर्ड द्वारा जो इंस्टीट्यूट होंगे
वो सूट फॉर पोजेशन के रूप में एक सिविल कोर्ट के सामने ही जाएंगे जी, और फिर उसका निपटारा सिविल कोर्ट में ही होगा। और मैं आपको एक बात अभिलाषा जी यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो मुकदमे जब किराया 3500 से ज़्यादा होता है तो वो उन मुकदमों का निपटारा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहता नहीं है। किराया 3500 से ज़्यादा है तो वंस वो नोटिस अगर टेनेंट कोर्ट में आता है तो तुरंत उसका निपटारा किया जा सकता है कोर्टों द्वारा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे वो 4 महीने 6 महीने के अंदर उनका निपटारा हो जाता है। यानी इसमें मामले जल्दी निपटारा हो जाते हैं अगर किराया 3500 से अधिक है, क्योंकि उसमें टेनेंट को कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है जी। जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट टेनेंट को जो प्रोटेक्शन देता है वो सिविल कोर्ट में ऐसी कोई प्रोटेक्शन टेनेंट के पास नहीं है। वो मुकदमे बाकायदा से उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल मुकदमों की तरह से चलते हैं। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, हमारे एक मतलब बाबा का खेत है, वो किसी के नाम धोखे से चढ़ गया है, तो मतलब हमारे बाबा पे नाम, हेलो जी, मतलब हम वो एक खेत किसी के धोखे के नाम से चढ़ रहा है, मतलब हमारे बाबा के नाम कैसे आएगा वो खेत? चलिए, शायद डॉक्यूमेंट्स को लेकर दिक्कत है इसमें। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बता रहे हैं कि किसी धोखे के कारण किसी और के नाम चढ़ गया है वो मैटर। अगर मान के चलिए कहीं धोखाधड़ी हुई है तो इनको पास के ही थाने में केस रजिस्टर कराना चाहिए और कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन फाइल करना चाहिए। अगर धोखाधड़ी सच्ची में हुई है, ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे किसी ने अपने नाम चढ़ा लिया मकान, तो इनको पास के थाने में पहले केस रजिस्टर कराना चाहिए, कंप्लेंट डालनी चाहिए, और दूसरा कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए फॉर पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लेकिन ये भी नहीं पता कि उनकी बातों से कि वो पोजेशन उनके पास है कि वो चला गया है। वो कह रहे फ्रॉडुलेंट है, धोखे से। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हुए हैं, बट व्हाट अबाउट पोजेशन, ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर नहीं है प्रश्न जी। से। चलिए, हम आगे इसमें बढ़ें और दूसरे मामलों को अगर हम देखें तो कई बार ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं आपकी प्रॉपर्टी पे कि उस पे भी लैंडलॉर्ड सोचते हैं कि हमें खाली करा लेना चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक अग्रीमेंट को लेकर बात बहुत अहम हो जाती है कंवलजीत जी की रेंट अग्रीमेंट को कैसे लैंडलॉर्ड्स बनाएं, क्या वो बातें हैं जो उन्हें खास तौर पे ध्यान देना चाहिए रेंट अग्रीमेंट बना? अभिलाषा जी, बहुत वाजिब क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है। अगर हम लैंडलॉर्ड्स की बात करें, जैसा यहाँ पे पैनल पे ये डिस्कशन चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि टेनेंट को प्रोटेक्शन टेनेंट एक्ट में डिफरेंट स्टेट्स ने जो एक्ट्स बनाए हुए हैं उन एक्ट के अंडर है, लेकिन उस एक्ट के बियॉन्ड, जैसे दिल्ली में 3500 से किराया अगर अधिक है तो आपका जो भी डिस्प्यूट है दैट विल बी गवर्न्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका एग्रीमेंट है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एग्रीमेंट है जी। तो इसके लिए बहुत अहम है कि जब आप अपना मकान किराए पे दें, अब मकान या दुकान जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप किराए पे दें, तो आप ध्यान दें, तवज्जो दें उन सब बातों में जो उस एग्रीमेंट में लिखनी ज़रूरी है। तो एक लैंडलॉर्ड को अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसमें ये लिखना आवश्यक है कि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंट वो डिसाइड कर रहा है तो उसमें एक लॉक इन पीरियड होगा जी जी कि जी। इसके बियॉन्ड ये मिनिमम टाइम है जो टेनेंट को वहाँ रहना ही रहना है। ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को टेनेंट के हिसाब से मॉडिफाई करे और मॉडिफाई करने के 1 महीने बाद टेनेंट ये कहे कि जी मैं इस प्रॉपर्टी को छोड़ रहा हूँ, तो उसने लैंडलॉर्ड ने उसके लिए इतना पैसा उस पर इन्वेस्ट किया और 1 महीने बाद वो छोड़ दे, तो एक लॉक इन पीरियड होता है कि इस पीरियड तक आपको उस प्रॉपर्टी में रहना ही रहना है, या अगर आप पहले भी खाली करते हैं तो मुझे इतना किराया आप देंगे। कुछ और बातें आपसे जानेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयचंद है हमारे साथ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो जी। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए जयचंद जी। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ, हम बाहर आ गए हैं, वाराणसी से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जी। ये कह रहे थे कि जो है कि हमारे यहाँ जो है लगभग 20 साल पहले एक किराएदार था जो कि बहुत गरीब था। किराएदार ने मतलब ऐसे ही रहने के लिए हम उसको दे दिए 20 साल पहले, मतलब बहुत गरीबी की वजह से उसको दे दिए रहने के लिए। तो आज के डेट में वो जो है कि 20-25 साल पहले दिया तो वो जो है कि 2002 में हमने उससे कहा कि खाली कर दीजिए मकान, ठीक है। तो उससे कोई रेंट का वो एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ था, ऐसी गरीबी की वजह से दिया था हमने उसको। तो आज के डेट में वो 2002 से मुकदमा कायम किया हुआ है, जो है खाली नहीं कर रहा है। चलिए, यहाँ कोई रेंट अग्रीमेंट ही नहीं है, ऐसे केस में क्या होता है गौतम?
एक्चुअली अब इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने एज अ किराएदार रखा या उसको ऐसे ही रहने के लिए दे बोला उन्होंने कि हमने हाँ जी, अगर आपने ऐसे ही दे दिया तो आपका हाँ जी, अगर आपने उसको ऐसे ही रहने के लिए दे दिया तो इसका मतलब प्योरली ऑन लाइसेंस बेसिस दिया, तो यहाँ पर किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता ही कायम नहीं होता है। तो अगर आपने लाइसेंस बेसिस पे दिया तो आप उसको सिविल सूट डाल के खाली कराने का जो दावा था वो आप डाल चुके हैं। तो लेट अस होप कि जल्दी वो केस डिसाइड हो जाए और आपके हक में मुकदमा डिसाइड हो जाए। चलिए, आपने लाइसेंस की यहाँ पर बात की, सुधीर आपसे जानना चाहेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट हैं, लीज, लाइसेंस, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जहाँ जैसे इन केस में हुआ, जहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं और ऐसे किसी को घर में या कहीं पे भी जगह दे दी आपने, तो वहाँ लॉ बहुत क्लियर है, वहाँ मंथ टू मंथ टेनेंसी मानी जाती है। मंथ टू मंथ मतलब 30 डेज का, मतलब मानिए अगर मैंने उसको नोटिस दे दिया और जहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है मेरा, तो कोर्ट उसको 30 डेज का टाइम दे सकती है कि आप 30 डेज के अंदर खाली कर दीजिए। वो 30 डेज का ही उसका वैलिडिटी होती है और ये मंथ टू मंथ कंटिन्यू होता रहता है इन दैट बेसिस। तो उसको लाइसेंस का मतलब यही है कि उसको मैंने अलाउ किया है कुछ टाइम के लिए यहाँ रहने के लिए, क्योंकि ये ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है मेरे बीच में, ना कोई मेरे को उससे रेंट मिल रहा है। सो ये मंथ टू मंथ लाइसेंस डीड चल रही है हमारी। अब जहाँ पे लीज डीड होती है, लीज डीड जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में बहुत जगह लीज डीड होती है, वहाँ पे इंसान अब एग्रीमेंट एक करता है एग्जीक्यूट, वहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज़ की जो भी डिटेल्स होती हैं, जो राइट्स होती हैं, वो लीज के अंदर डाल देता है। जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर काफ़ी जगह लीज डीड्स ही होती हैं। आप अगर मॉल्स में भी देखेंगे तो काफ़ी जगह आप शॉप्स देखते हैं, मॉल्स के अंदर वो लीज डीड्स ही होती हैं। वहाँ पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी ली होती है और वो रेंट पे चढ़ाता है, वो लीज के फॉर्म में चढ़ाता है कि मैं इनको 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में दे देता हूँ, आप अपना यहाँ पे व्यवसाय करिए, 3 साल के बाद मैं देखूंगा मैं रिन्यू करना है कि नहीं करना। जी जी, यानी लॉक इन पीरियड अहम हो जाता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ सिद्धांत मिश्रा जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। पूछिए सिद्धांत जी अपना सवाल। जी, मैं यूपी पूरमपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, मेरे घर के नीचे एक मार्केट है, तो वहाँ पर कम से कम पूरी मार्केट में सारे किराएदार हैं, लेकिन उनका कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसको मैं क्या प्रोसेस है, और घर की जो बिल्डिंग है वो भी बहुत खराब हो चुकी है जी। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि उसको खाली करवाने का क्या प्रोसेस रहेगा। जी बिल्कुल, अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो क्या नए सिरे से रेंट एग्रीमेंट बनवाया जा सकता है कवलजीत जी ऐसे मामलों में? डेफिनेटली रेंट एग्रीमेंट कभी भी बनवाया जा सकता है, बट अगेन इट विल बी बाय कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, क्योंकि एग्रीमेंट इन इटसेल्फ उसका मतलब ही यही है कि दोनों पार्टीज की रजामंदी, तभी वो एग्रीमेंट है। अदरवाइज एक पार्टी यूनिलेटरली कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना सकती है। लेकिन जैसा इनकी बातों से लग रहा है कि वो लोग जो नीचे किराएदार हैं दुकानों में, वो शायद इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो नया एग्रीमेंट बनाए। लेकिन ओरल भी अगर आपने किसी को टेनेंट रखा हुआ है या किराए पे दिया है मकान या दुकान, तो वो आपका टेनेंट ही है और मरम्मत कराने का अधिकार भी वो मरम्मत कराने का अधिकार है। और दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में और इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में भी जो रेंट एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, रेंट एक्ट्स बने हुए हैं, उन एक्ट्स में ये एक प्रोविज़न है कि अगर मरम्मत इस एक्सटेंट तक करवानी है कि मकान या दुकान खाली करना पड़े, तो उसमें कोर्ट से आप ये ऑर्डर ले सकते हैं कि इतने पीरियड के लिए आप उसको खाली कर दीजिए, ताकि लैंडलॉर्ड उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करा सके, मॉडिफाई करा सके, या जो भी नेसेसरी उसमें वो मरम्मत है वो करवा सके। उसके बाद उसको दोबारा इंडक्ट करते हैं। जी, एक और कॉलर मनीष जुड़ गए हैं दिल्ली से। मनीष जी पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा ये सवाल ये है, जैसे कि 11 महीने का एग्रीमेंट मैंने अपने किराएदार का करवाया, उसके बाद मैंने बीच में 2, 4, 5, 10 दिन का ब्रेक देके दोबारा 11 महीने का करवाया, तो मैं जब पुलिस वेरिफिकेशन करवाता हूँ पहले किराएदार की, तो दोबारा मुझे करवानी पड़ेगी पुलिस वेरिफिकेशन या वो पहली वाली चल जाएगी? जी, रिन्यूअल को लेके इनका सवाल है सुधीर जी। सिंस टेनेंट सेम ही है तो आपको दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करानी पड़ेगी। अगर टेनेंट चेंज होता है 11 महीने के बाद, तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। जी, वेरिफिकेशन को लेकर कुछ समझाना चाहेंगे आप लैंडलॉर्ड्स को? इसमें ऐसा है कि मैं सभी लैंडलॉर्ड्स को ये बताना चाहूँगा, ये हम सब का फ़र्ज़ है। हम सब एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं, तो अपने आसपास या आप कोई प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रहे हैं, आप अगर कहीं दूर भी रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी किसी रेजिडेंशियल एरिया में है या कमर्शियल एरिया में है, तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी आपको हमेशा अपने टेनेंट्स की वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी चाहिए। कोई भी रेंट
प्रॉपर्टी चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, वो देने से पहले टेनेंट्स की वेरिफिकेशन दैट इज़ कंपलसरी, वो आपको ज़रूर करानी चाहिए। जी, मौजूदा कानून के बारे में आप लोगों ने बताया और चर्चा हो रही थी कि क्यों मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 ज़रूरी हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि आने वाले समय में मकान मालिक और किराएदार के बीच जो संबंध हैं वो बेहतर रहें और विवाद जो हैं उसका निपटारा बेहतर ढंग से हो सके, इसके लिए द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 तैयार है और बहुत जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। ये तमाम इसके पहलू हैं जो कि बेहद अहम है। रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी ज़िला किराया प्राधिकरण को देनी होगी और रेंट एग्रीमेंट जो है वो मकान मालिक और किराएदार के बीच ज़रूरी होगा। कई हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे थे जो रेंट एग्रीमेंट को लेकर ही अभी पीछे थे। अब नए कानून के तहत ये ज़रूरी होगा कि कागजात जो हैं वो आपके पक्के हो जाएं। अभिलाषा जी देखिए, जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र जो होता है दैट हैज़ टू बी बाय अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्यों होना चाहिए? ताकि सरकार के पास, कोर्ट के पास, सबके पास इस चीज़ का एक डॉक्यूमेंट रहे, इस चीज़ का रिकॉर्ड रहे कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर कौन है और इसके ऑक्यूपेशन में कौन है। जी जी। तो इसके लिए नए वाले एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब किराए पे दी जाएगी, इट हैज़ टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड एंड इट हैज़ टू बी ऑन अ रिटन डॉक्यूमेंट। इसमें बहुत सारे अधिकार जो हैं वो मकान मालिकों के पक्ष में भी हैं, जैसे किराया वसूलने का अधिकार। सुधीर, इसमें कैसे कोशिश की गई है कि कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं जिसमें मदद मिले सीधे तौर पर लैंडलॉर्ड्स को? देखिए, पहले तो ना सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है इसमें ना ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता और ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा मिसिंग है। जो नया मॉडल टेनेंसी लॉ आएगा वो ये ट्रस्ट डेवलप करेगा, जहाँ लैंडलॉर्ड फ्रीली अपनी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे टेनेंट को दे पाएंगे और उनको पता होगा कि उनका अगर टेनेंट ने रेंट नहीं दिया तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। एक अथॉरिटी बनी हुई है, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करा के अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी यहाँ पे जो पुराना लॉ चल रहा है उसके हिसाब से लैंडलॉर्ड को दिक्कतें ये आती पड़ती है कि उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है, कहाँ से कानूनी सलाह लें, किस कोर्ट में दरवाजा खटखटाएं, कितना टाइम लगेगा। ये सब असमंजस के कारण कई लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स को रेंट पे देते नहीं है, यही डर के मारे कि कल को प्रॉपर्टी नहीं खाली कर गया, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा कुछ रेंट के लिए। तो अब ये चक्कर जो है, ये मॉडल टेनेंसी लॉ जब आ जाएगा तो ये असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट ये पूरी इकोनॉमी को बूम करेगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का भी सपना है कि संपूर्ण आवास फॉर ऑल, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें हट जाएंगी और सब लैंडलॉर्ड क्या करेंगे, टेनेंट को देंगे। एक मॉडल एग्रीमेंट भी आ जाएगा उसी मॉडल टेनेंसी लॉ के साथ कि लैंडलॉर्ड की क्या राइट होगी, टेनेंट की क्या राइट होगी, उस राइट के हिसाब से उसको क्या प्रॉपर्टी दी जाएगी, कितने महीने का रेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं। क्योंकि मॉडल टेनेंसी लॉ ये भी कहता है कि कैप लगा रहा है 2 महीने की सिक्योरिटी का रखने की। तो हर जगह पे ये दोनों के लिए, मैं कह रहा हूँ लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के लिए फायदे का सौदा है। दोनों के लिए एग्रीमेंट बहुत क्लियर होगा। दोनों के लिए अगर किसी को भी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आती है, दोनों के पास एक अथॉरिटी है, वहां जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसका निपटारा जल्द से जल्द होगा। आप क्या कहना चाहेंगे गौतम, जिस तरह से ट्राइब्यूनल, सभी स्टेट्स को डायरेक्शंस हैं कि ट्राइब्यूनल इसके लिए खोले जाएंगे, तो विवादों का निपटारा बहुत जल्द होगा? शायद 60 दिनों का ड्यूरेशन भी इसमें फिक्स किया गया है। जी बिल्कुल। अगर देखिए, जो बात लिखित में आ जाती है तो सबके लिए डिसाइड करना बहुत आसान है जी। और अब जो हम अभी तक कॉलर्स की प्रॉब्लम सुन रहे हैं कि एग्रीमेंट्स नहीं है या पता ही नहीं है कि दूसरा आदमी किन परिस्थितियों में उस जगह पर रह रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है जी। तो ये सारी समस्याओं का निदान वंस वो एक्ट अगर मॉडल आ जाता है तो हर स्टेट को फायदा है इससे। जी बिल्कुल। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद किराए को लेकर भी देखने को मिलता है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी किराएदार बनकर कई बार मकान पर कब्जा कर लेते हैं। मकान खाली कराने को कहने पर किराएदार डराते हैं, धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी तक मकान मालिक को देते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ऐसा ही मामला। दिल्ली के रहने वाले कुंवरपाल सिंह ने 2017 में अपना एक मकान किराए पर दिया। रेंट एग्रीमेंट के दौरान किराएदार ने पहचान पत्र बाद में देने का अनुरोध किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया। साथ ही उसने पहचान पत्र भी मकान मालिक को देने से मना कर दिया। 2 साल पहले ही हमने एक किराए पे दिया था, तो उसने ये कहा था जी मुझे किराए पे दे दो मकान, मैं 1 साल के लिए, और मेरा मकान बन जाए मैं खाली कर दूंगा। कह रहा कोई बात नहीं जी। मेरी मिसेज ने दे दिया उनको, उनकी बीवी आई थी, उनकी सास आई थी,
तो मैं था नहीं यहाँ पर, तो उनके मेरी मिसेस से उनको बोल के कह रहे जी कोई बात नहीं, हम प्रूफ दे देंगे आपको, और हमें उन्होंने प्रूफ दिए नहीं, सामान रख लिया हमारे से बाद में। तो उसके बाद में उन्होंने जी 10-11 महीने किराया दिया, उसके बाद उन्होंने किराया नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला जी मैं इकट्ठा दे दूँगा किराया। इकट्ठा किराया देने के बाद भी कह रहे कोई बात नहीं, अभी मेरी ज़मीन बिक जाएगी जब दे दूँगा। तो उसने और भगाता रहा जी, कभी टाइम लेता रहा, कभी 1 महीने का, कभी 2 महीने का। किराएदारों की संदिग्ध गतिविधि देखते हुए और किराया न मिलने पर कुंवरपाल सिंह ने मकान खाली करने को कहा, लेकिन किराएदार ने कुंवरपाल सिंह और उनके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। गुंडों के साथ मिलकर किराएदार कुंवरपाल सिंह को धमकाने लगा। पत्नी सुशीला की सहेली ने इन्हें कानूनी सहायता लेने की सलाह दी। वहाँ से तुझे सरकारी वकील मिल सकते हैं, इनको अगर तुम एप्लीकेशन देगी अपनी, तो मैं सिविल के लाइन पे जो केजरीवाल के दफ्तर है वहाँ पे गई और वहाँ से मैं एप्लीकेशन दी और वहाँ से मुझे तुरंत ये वकील साहब मिल गए। और मेरा उस दिन से, वैसे इन वकील साहबों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे उस दिन से मेरे घर में 15 किलो खाना भी नहीं बना। तो उसने मुझे, मैं तो बिल्कुल बेकार हो गई थी, हॉस्पिटल में रोज़ डेली उठा के चले जावे थे कि फिर उसने समझाया कि तुम्हारा मकान तुम्हारा ही रहेगा, चिंता मत करो, इसमें कोई नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तुम अपना काम करो और अच्छी सही रहो और तुम्हारे हक में ही बात जाएगी। उसने क्या केस देख के बात की होगी या मुझे समझाने के लिए कहा होगा। पहले तो हम बहुत डर गए थे क्योंकि किसी ने भी समझाने की बात नहीं की थी हमारे साथ। कुंवरपाल सिंह और उनका परिवार इतना डर चुका था कि उन्हें पुलिस की मदद लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। धोखे से आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को मकान किराए पर देना कुंवरपाल सिंह को भारी पड़ गया और उन्हें अपना मकान हमेशा के लिए खो देने का डर सताने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अगर इस तरह की समस्या से आप जूझें तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुंदन है बिहार से। कुंदन जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल है मेरा कि मैं जिस मकान में रहता हूँ, ठीक है, वो मेरे दादाजी मेरे बड़े पापा के नाम से लिखे थे, वो जमीन खरीदे थे, लेकिन उस टाइम मेरे पापा का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी उस मकान पे मेरा क्या हक है या नहीं है? मतलब कि उस मकान में मैं अभी 25 साल से रह रहा हूँ और मेरे बड़े पापा लोग उस मकान में नहीं रहते हैं, वो लोग कहीं और रहते हैं। ठीक है, ये अपने दादाजी के खरीदे हुए संपत्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें इनका अधिकार है, यानी बड़े पापा के नाम पर, यानी इनके ताया के नाम पर प्रॉपर्टी है। सुधीर, आप बताएं। इनका आपका अधिकार वैसे नहीं है इस प्रॉपर्टी में, बिकॉज ये आपके बड़े पापा के नाम करके हैं आपके दादाजी। चाहे आपके पापा के और जन्म हुआ था नहीं हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं है। जब सिंस बड़े पापा के नाम प्रॉपर्टी हो गई है तो उन्हीं का अधिकार है, उनके बच्चों का अधिकार है। हाँ, लेकिन आप अगर उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आप उनकी मर्जी से रह रहे हैं। ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं वहाँ रहने के लिए। इसका मतलब ये नहीं आपका अधिकार हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। अधिकार आपके बड़े पापा और उनके बच्चों का ही रहेगा उस प्रॉपर्टी में, आपका उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। जी, अभी जो हमने एक केस स्टडी दिखाया कि अगर किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है या किराएदार ही ऐसा है कि जब भी आप किराए की मांग करें तो आपको डराता धमकाता है, ऐसे मामलों में किस तरह से आगे बढ़ें लैंडलॉर्ड्स, क्या उनके अधिकार हैं? देखिए अभिलाषा जी, ये तो बहुत क्लियर सा मामला है कि अगर किराएदार आपको धमका रहा है, किराया आप मांगने जाते हैं जो आपका राइट है, और वो अगर आपको धमकाता है या कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो कानून में प्रावधान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए। और जैसा इनकी स्थिति देख के लग रहा था और कैप्शंस में आ रहा था कि लीगल एड की सहायता से उनको कुछ सहायता मिली भी है। तो गौतम जी ने भी जैसे बताया कि हमारी जो अथॉरिटी है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, चाहे आप विक्टिम हैं चाहे आप कंप्लेनेंट एक्यूज्ड हैं, आप अगर उस दायरे में आते हैं कि अगर आपको फ्री में कानूनी सहायता का अधिकार है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास अधिवक्ता हैं जो हमारे पैनल पे हैं, उनको हम आपके लिए मुहैया करा सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देनी है या पुलिस आपकी केस रजिस्टर नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं अपने किराएदार के खिलाफ, क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, वो आप हमारे लॉयर के थ्रू फाइल कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना मकान या दुकान जो भी आपने उसको दिया हुआ है किराए पे, उसको खाली कराने के लिए
अगर किराया 3500 से कम है तो अंडर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, और अगर 3500 से ज़्यादा है तो नॉर्मल सिविल कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं। इसी में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो वेरिफिकेशन टेनेंट का एस्पेक्ट है, तो वो कितना ज़रूरी हो जाता है। आप ये देखें कि अगर आप एक अवांछित ऐसे व्यक्ति को जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, आप उसको अपना घर किराए पे दे रहे हैं, तो आप ना केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस ही अगर आप वेरिफिकेशन करा के वो देंगे तो बहुत आसान है सबके लिए, आपके लिए भी आसान हो जाएगा और बाकियों के लिए भी आसान जी। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे हम कि अगर किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी का अंदेशा मकान मालिक को होता है तो सीधे तौर पे क्या अधिकार है उनके पास? क्या वो जा सकते हैं मौके पर मुआयना करने के लिए? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लैंडलॉर्ड्स को नहीं अलाउ किया जाता उनके ही प्रॉपर्टी पे एंटर करने के लिए। क्या इसमें स्पेसिफाइड रूल्स हैं जो उनके राइट्स को देखते हैं? इलीगल एक्टिविटी के बहुत मतलब होते हैं। इलीगल एक्टिविटी तो बहुत चीज़ों की तरह होती हैं, बट ये देखना कि लैंडलॉर्ड के क्या राइट हैं। देखिए, वो कभी ऐसे टाइम पे भी नहीं जा सकता कि मतलब रात के अंधेरे में घुसने की कोशिश करे कि नहीं मेरे को घर दिखाओ, मुझे लग रहा है रात के अंधेरे में इलीगल एक्टिविटी हो रही है। उसको जाना तो उसे उसी टाइम चाहिए जब सुबह हो, 11-12 बजे का टाइम हो, जब सारे घर पे हो, जब सही सलामत हो। बिकॉज क्या होता है, कई बार टेनेंट भी यही लोग कहते हैं कि ये लैंडलॉर्ड इस तरीके से परेशान करते हैं कि रात को 11 बजे कहते हैं मुझे घर दिखाओ। ये भी गलत है जी। आप अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके वहां कंप्लेंट लिखवा दीजिए। ठीक है, वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। आपको अगर देखना है तो दिनचर्या में जब दिन का टाइम है 10-11 बजे लेडीज होती हैं घर पे, तो आपने एक वाइफ को या किसी लेडी को साथ लेके जाइए, उस देख लीजिए घर का क्या हाल है। देखिए, इलीगल एक्टिविटी अगर हो रही है, आपको अंदेशा है, तो आपका बेसिक फर्ज ये है कि आप पुलिस को जाके इत्तला करिए। आप रिटर्न कंप्लेंट डाल दीजिए कि मुझे लग रहा है ये इलीगल एक्टिविटी है। लैंडलॉर्ड को कानून अपने हाथ में लेके नहीं घुसना चाहिए कि नहीं मैं रात को 12 बजे जाऊंगा, मुझे दिखाओ आप घर के अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल जी। ये भी लैंडलॉर्ड को नहीं करना चाहिए। दिनचर्या के टाइम किसी लेडीज को साथ लेके जाइए, देखने अगर आपको देखना है कि क्या चल रहा है घर के अंदर, तो आप किसी को साथ लेके जाइए और देखिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप किसी का मतलब आपका हक है आपके मकान में घुसने का, कोई रोकता नहीं है, पर आप किसी को परेशान कर सकें ये भी आपका राइट नहीं है। ये भी राइट नहीं है। अब अग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे कि रेंट अग्रीमेंट में किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। सीधे तौर पर जो मोटी बातें हैं वो किराएदार को भी बेहतर ढंग से समझ में आए कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है, मरम्मत से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि विवाद यही से उठते हैं। वो क्या रेंट अग्रीमेंट में पहले ही डाल सकते हैं मकान मालिक? बिल्कुल अभिलाषा जी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि नया जो मॉडल एक्ट है जो अभी खैर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके तहत हर चीज़ अगर ब्लैक एंड वाइट में लिख दी जाए तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर बोथ द पार्टीज टू अंडरस्टैंड, चाहे वो लैंडलॉर्ड है चाहे टेनेंट है, एंड नॉट ओनली फॉर देम। अगर कोई डिस्प्यूट आता है फ्यूचर में तो कोर्ट्स के लिए भी वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर डॉक्यूमेंट राइटिंग में है, जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट है, वो चाहे प्रॉपर्टी के पीरियड को लेके है, चाहे रेंट को लेके है, चाहे इस बात को लेके है कि प्रॉपर्टी में अगर कोई मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन या कुछ मरम्मत वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, लैंडलॉर्ड उठाएगा या टेनेंट उठाएगा, और अगर टेनेंट उठाएगा तो उस किराए में से वो उसको डिडक्ट करेगा या नहीं। ये सब चीज़ें अगर एग्रीमेंट में ही आ जाएं तो डिस्प्यूट का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है। तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर द कोर्ट ऑल्सो, या जो भी अगर उस केस में आपने कोई बाहर का आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है कि हमारा जो भी डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन के तहत डिसाइड होगा या कोर्ट में डिसाइड होगा, तो जो भी अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है जिसने वो डिस्प्यूट डिसाइड करना है, उसके लिए भी ये काफ़ी इजी हो जाता है। जी बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे कॉल हम ले लेते हैं। रोहित है हमारे साथ। रोहित जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैं एक जानकारी मैडम ये लेना चाहता हूँ। मेरी दो दुकान है कॉमर्शियल जी, और मेरे फादर और मदर ने उसको किराए पे उठा रखा था, लेकिन वो जब तक पापा जीवित थे उसके बाद से उन्होंने किराया बहुत ही नॉर्मल देते हैं। आज में डेट में मैं उनसे किराया बढ़ाने की बात करता हूँ तो लड़ाई और झगड़े की बात करते हैं, वो ना किराया बढ़ा रहे हैं। और मुझे आज की डेट में उस जगह क्षेत्र का जहाँ मेरा घर है वहाँ पे किराया आज की डेट में 5,000-6,000 रुपये, वो मुझे 600-700 रुपये किराया देते हैं मैडम जी। ये उस कंडीशन में मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं इन सबसे, और जब भी मैं इनसे खाली कराने के लिए बोलता हूं तो लड़ाई करने की बात करते हैं जी। अब यही प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं करूं क्या। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए गौतम जी, इनको क्या करना चाहिए? ये कॉलर दिल्ली से थे हमारे,
जी नहीं, दिल्ली उत्तर प्रदेश से। माफ अच्छा, कीजिएगा। उत्तर प्रदेश से आप कॉलर। मेरे ख्याल सर आपको अपना जो मुकदमा है, अगर आप चाहते हैं और अपने कोई ग्राउंड आपके पास उपलब्ध है, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट का है, तो आप यूपी के रेंट लॉ के तहत आप सीधा कोर्ट में केस डाल सकते हैं। आप बार बार उनके पास जाएंगे और कहेंगे खाली कर दो, तो वो करेंगे नहीं, वो बार बार आपकी रिक्वेस्ट मानेंगे नहीं। तो आपके पास जो कानूनी उपचार हैं, अपना मुकदमा नोटिस देके अपना मुकदमा डालिए और खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करिए। और रेंट कंट्रोल के हिसाब से अगर किराया आप बढ़ा सकते हैं तो मेरे ख्याल वो 3 साल में 10% के करीब आप बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कवर नहीं होता है, वो रेंट कंट्रोल एक्ट में आ जाता है। तो इसलिए आप अपना कानूनी रास्ता इख्तियार कीजिए और उनके खिलाफ मुकदमा डालिए। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से पवन है। पवन जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, ये हम लोग आधार पैसे के तहत। जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ सर, ये हम लोग सागर पेशा के तहत एक रूम में रह रहे हैं किस्त पे करीब 50 सालों से जी, और उसका रेनोवेशन भी हम ही लोग करवाते हैं और सारी मतलब देख रेख हम ही लोग करते हैं। तो क्या मकान मालिक हमें हटा सकता है वहाँ पर? जी सुधीर जी बताइए। देखिए, अगर आप वहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं और आप रेनोवेशन वगैरह करवा रहे हैं वहाँ पे, तो मकान मालिक के साथ आपका क्या एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे आप वो पहले देखा जाएगा। अगर मकान मालिक के साथ एग्रीमेंट है आपका कि आप कंटिन्यू करिए रेंट पे करना और आप रह सकते हैं, वैसा टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, तो आप ये कोशिश करिए कि कभी रेंट में डिफ़ॉल्ट ना हो आपकी तरफ से। अदरवाइज़ मकान मालिक के पास ग्राउंड मिल जाएगा आपको हटाने के लिए। अदरवाइज़ आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप मरम्मत करवाइए। आप ये डिटेल्स अपने पास हमेशा रखिएगा कि मैंने क्या क्या खर्चा करा है प्रॉपर्टी में। कल को कोर्ट में मामला जाता है दिखाने के लिए कि हाँ हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, हम प्रॉपर्टी की पूरी देखभाल रख रहे हैं और टाइम से रेंट दे रहे हैं। चलिए हमें देखिए अभिलाषा जी, इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि एक ये बहुत बड़ी मिथ है कि साहब हम 7 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, तो ये जगह हमारी हो गई। जैसे सर ने पहले बताया कि एडवर्स पोजीशन टेनेंट पे लागू नहीं होता है। वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। अगर आप एक घर में एज अ किराएदार रह रहे हैं तो आपकी जो कैपेसिटी टू लिव इन दैट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ टेनेंट की रहेगी। आप उसमें कभी मालिक नहीं बन जाएंगे, चाहे आप 50 साल रहें, चाहे 60 साल रहें, चाहे 100 साल। Once a tenant is always a tenant। इनका सवाल पूछने का जो ओपनिंग सेंटेंस था वो यही था कि हम इस प्रॉपर्टी में 50 साल से रह रहे हैं, तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? तो जैसा गौतम ने बताया कि जब आप द मोमेंट आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एज टेनेंट रह रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली मालिक तो नहीं बन सकते ना। आप टेनेंट एज टेनेंट रह रहे हैं तो आप एज टेनेंट ही रह सकते हैं वहाँ पे। और मकान मालिक के पास एज पर रेंट एक्ट और एज पर सिविल कोड, जैसा भी अगर रेंट एक्ट में मामला आता है तो उसके तहत, अदरवाइज सिविल कोड के तहत अगर वो खाली करवाने का उसके पास अधिकार है और ग्राउंड्स हैं तो करवा सकता है, डेफिनेटली करा जी। जैसे कई बार ऐसे मामले हमने सुने हैं कि बहुत लंबे समय से किराएदार रहा और फिर मकान मालिक ने वाकई में उनको हिस्सा भी दिया, शायद वो अज्ञानतावश दिया कि उन्हें मालूम नहीं था अपने अधिकारों को लेकर। दिल्ली में ऐसे कई मामले हमने सुने हैं, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे जो जानकारी बढ़ी है लोगों में, वो अब ये बात पक्की है कि जो टेनेंट है वो टेनेंट ही है, उसका पूर्ण अधिकार नहीं हो जाता संपत्ति पर। अभिलाषा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफ़ी ऐसे मामले हमारे नोटिस में भी आते हैं। तो अगेन उसको मैं दोबारा यही कहूँगा कि आप आपसी रजामंदी के साथ कुछ भी करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किराएदार मेरे पास इतने टाइम से रह रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि जी इससे खाली करवाने में मुझे इतना टाइम लगेगा तो मैं इसको इतने पैसे दे दूं, इतनी या ये सेटलमेंट कर लूं, तो दैट इज़ योर ओन विश, ये आपकी अपनी वो है। अदरवाइज कानून में प्रावधान है, कानून में ग्राउंड्स हैं, आपके पास ग्राउंड्स हैं तो आप कोर्ट में जाइए और आप खाली करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं, मनोहर है हमारे साथ। मनोहर जी पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम मेरा प्रश्न ये है कि हमने ये कभी जस्ट रिसेंटली 1 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसमें क्या है कि पुराने जो मकान मालिक थे उन्होंने वहाँ पे 5 दुकानें आगे रोड पे बना के उन्होंने 2001 और 2003 में उन लोगों ने किराए पे देख रखा हुआ था। ठीक है। वो 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर की 5 दुकानें हैं और इसमें अभी नॉर्मली 700 रुपये 600 रुपये किराया लगता है उनका।
ना तो वो किराया बढ़ा रहा है और ना तो दुकान खाली कर रहा है। और अभी वो प्रश्न ऐसा हुआ कि अब वो हमने अपॉइंटमेंट तो अभी किया ही नहीं है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि स्मूथली निकल जाए तो बहुत अच्छा है, मगर अभी थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं ये मैटर में मैडम? जी सुधीर जी, आप बताइए इसमें। देखिए, इसके अंदर वो किराया अगर वो नहीं बढ़ा रहा, या आप किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो किराया नहीं बढ़ाने की कोई बात कर रहा, आप सीधा कोर्ट में केस फाइल करिए। आप अपने एग्रीमेंट के बेसिस पे जाइए। देखिए, आपने जब रेंट पे दिया है, उसको कोई एग्रीमेंट किया है, उसमें एक क्लॉज हमेशा होता है कि किस टाइम के बाद किराया बढ़ना चाहिए। अगर वो किराया नहीं बढ़ रहा या आपको ज़रूरत है मकान उस प्रॉपर्टी की, तो आप सीधा कोर्ट में केस आइए। देखिए क्या होता है, कई बार ना मकान मालिक क्या करता है, किराएदार के पीछे भागता रहता है कि नहीं आप इतना बढ़ा दीजिए, इतना कुछ कर दीजिए मेरे लिए, मेरे को इतना दे दीजिए। आप यहाँ पे किराएदार को लगता है कि उसके पास पावर ज़्यादा है, वो इसलिए आपको दबाने की कोशिश करता है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे अगले दिन से किराएदार का रुख बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बल्कि वो आपके पास आएगा कि मैं बढ़ा देता हूँ, आप केस वापस ले लीजिए। देखिए तरीका, ये जो असमंजस की स्थिति है जो लैंडलॉर्ड के दिमाग में, उसको निकालना पड़ेगा। आपको कानून ने राइट्स दिए हैं, आप उसको अवेल करिए और आप देखिए आपके सामने ही सारी समस्याओं का सब सॉल्व हो जाएंगी वहाँ पे। जी बिल्कुल। एक हमारे पास सवाल आया है जिसमें उन्होंने बताया कि हमने अपना रिहायशी इलाके में मकान किराए पर दिया है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि वो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो क्या मकान खाली कराने का अधिकार है? बिल्कुल है, बिल्कुल। वो इसमें ऐसा है कि जैसे आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दी है और वो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ करवा रहा है या कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि वो आगे किसी को सबलेट भी कर देता है और वो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, या वो खुद ही किराएदार जिसको आपने किराए पे दिया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, तो वो एक ग्राउंड आपके पास बन जाता है। आप उस ग्राउंड के बेसिस पे उससे खाली करवा सकते हैं। यहाँ मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ, चाहे वो लैंडलॉर्ड हैं चाहे टेनेंट हैं, जैसा कि काफ़ी सारे कॉलर्स से हमें पता चल रहा है कि वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में है कि इतने टाइम से मैं उस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं, या मैंने ये किराए पे दे दिया, वो कम किराया दे रहा है, मैं जाता हूँ तो वो किराया बढ़ाता नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं सबके लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसी तरीके से हर स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और इन सब का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कानून सबके लिए, न्याय सबके लिए। तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1516, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी आपकी समस्या है उसका आप निवारण कर सकते हैं। आपको वहाँ पे आपको सहायता मिल सकती है, आपको आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका जवाब मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप एक कानूनी तौर पर समझ सकते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं। सुधीर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि कई बार प्रॉपर्टीज़ में न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, यहाँ पर जो मकान मालिक हैं उनके अधिकार कितने मजबूत हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही कि किराएदार न्यूसेंस बड़ी करवाते हैं। कभी कभी रात को देर रात तक पार्टी करते रहते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं। कई बार सोसाइटी से ही, पड़ोस से ही कंप्लेंट्स आती रहती हैं उनके बारे में। कई बार नेग्लिजेंस ऐसी होती है कि प्रॉपर्टी में साफ साफ दिख रहा है उनको ऊपर से छत टूट रही है, फिर भी वो कुछ ठीक मरम्मत नहीं कराते। कई बार पानी फ्लो कर रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, तब भी वो कुछ नहीं करते। देखिए, इस टाइम पे तो लैंडलॉर्ड को राइट है बिल्कुल कोर्ट जाने का, बताने का कि ये ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं, उनसे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोर्ट में सामने वो एविडेंस पेश किए जाए जहाँ पे भी ये ऐसा लगता है कि हाँ कि इन्होंने नेग्लिजेंस किया और इससे प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। या मान लीजिए पड़ोस में इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, पड़ोसियों को नुकसान हो रहा है और उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो रही हैं किसी तरीके भी, तो कोर्ट में जाके उनको इस ग्राउंड पे भी खाली करवा सकते हैं। जी, ये मकान मालिक के अधिकार है। कॉलर हमारे साथ तेजिंदर जुड़ रहे हैं पंजाब से। जी, पूछिए अपना सवाल। ऐसा है मैडम, सत श्री अकाल जी। जी हाँ जी, मैंने एक प्लॉट लिया था, तो वो प्लॉट ना मैंने किसी ने मेरे प्लॉट में कब्जा कर लिया, उसके बाद दूसरी रजिस्ट्री, उसके बाद मैंने इसकी निशानदी भी कराई है। निशानदी मेरे हक में हो गई है। अब मैं उनके पास जाता हूँ, उनके पास दूसरी रजिस्ट्री अब और कोई खतरे की है, तो वो मुझे कोई न्याय नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि जाओ कोर्ट में करो केस। मैं जब तक ऐसे ही मुझे भगा रहे हैं, और मैंने थाने में भी गया हूँ, पुलिस स्टेशन में भी, उन्होंने भी FIR नहीं दर्ज की, वो भी कहते हैं कि आप कोर्ट में जाके बात कीजिए। चलिए, कोर्ट ही इसका रास्ता है। जी, एक्चुअली इनके शायद प्रॉब्लम ट्रेसपासिंग की है। इनके प्लॉट में किसी ने ट्रेसपास कर दिया है, मतलब
कब्जा, अवैध कब्जा कर लिया है, तो इसके लिए वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं और अपना पोजेशन का मुकदमा भी ला सकते हैं। एक और मेरा भी इस पे जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या किसी तरह का किराएदार अल्टरेशन करता है मकान में या कंस्ट्रक्शन करता है, तो उस तब्दीली के लिए यहाँ पर मकान मालिक के क्या अधिकार हैं? जी, अगर वो मकान मालिक की कंसेंट से तब्दीली कर रहा है फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगर वो तब्दीली बगैर उसकी नॉलेज के है, ऑल्ट्रेशन बगैर उसकी नॉलेज के है, तो लैंडलॉर्ड के पास पूरा इख्तियार है कि वो उसके खिलाफ इस ग्राउंड पर भी मुकदमा कर सकता है कि विदाउट माय कंसेंट एंड नॉलेज ही हैज ऑल्टर्ड दैट प्रीमिसेस। चलिए जल्दी से एक और सवाल ले लेते हैं। मेल के जरिए हमारे कॉलर राकेश पाठक हैं, उन्होंने लिखा है कि उनकी 30 साल से एक टेनेंट रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी पे और अब उनको खाली करवाना है कुछ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, लेकिन उनको ये जानकारी शायद चाहिए कि खाली करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। नहीं, अवश्य करा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है अगर उनके पास ग्राउंड है। अब मेरे ख्याल कॉलर ये जो जिन्होंने प्रश्न पूछा वो दिल्ली से हैं। जी। तो दिल्ली में अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर उनके पास बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, फॉर नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट है, सबलेटिंग है, जितने ग्राउंड्स रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर उनको उपलब्ध हैं किसी के अंदर से भी वो फाइल कर सकते हैं, चाहे वो 30 साल से चाहे 30 हो चाहे 50 हो। मैंने नोटिस इन्हें दे सकते हैं। इसका मैं आपको जवाब दे चुका कि वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। इसमें तो लैंडलॉर्ड के पास वो अधिकार सुरक्षित है कि वो उससे खाली करा सके। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपने अभी ईमेल के थ्रू आपके पास ये आया कि 30 साल से वो रह रहा है और लैंडलॉर्ड की क्वेरी ये है कि उस प्रॉपर्टी में उसको कुछ रेनोवेशन या वो करवाना है क्योंकि उसकी कंडीशन, प्रॉपर्टी की कंडीशन अगर ठीक नहीं है। तो इसमें भी कानून में एक प्रावधान है कि कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो वो टेनेंट को कोर्ट के थ्रू खाली करवा सकता है, लेकिन उस इवेंचुअलिटी में उसको रेनोवेट करके या दोबारा मकान बना के उस टेनेंट को दोबारा उसको इंडक्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मतलब किसी और नए टेनेंट को उसमें वहाँ इंडक्ट नहीं कर सकता, उसी को वापस वो लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब ये तमाम जो अधिकार हैं मकान मालिक के, हमने उसके बारे में आपसे चर्चा की और तमाम हमारे कॉलर्स, हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी समस्या आपकी है या जो भी शंकाएँ हैं वो दूर हुई होंगी हमारे एक्सपर्ट्स के सुझाव से। अगले अंक में हम बात करेंगे जो किराएदार हैं उनके क्या कानूनी अधिकार हैं, क्योंकि ये दोनों ही मकान मालिक और किराएदार के रिश्तों से जुड़े हुए विवाद होते हैं। तो अगर मकान मालिक के कई अधिकार हैं कानूनी, तो किराएदार के भी अधिकारों का संरक्षण कानून में किया गया है। तो अगले हफ्ते हम बात करेंगे किराएदारों के कानूनी अधिकार के बारे में। तो आप अभी से हमें अपने सवाल ज़रूर भेजिए, हमें मेल कर सकते हैं आप और कॉल के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कंवलजीत जी आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, गौतम जी आपका, सुधीर आपका भी कई अहम जानकारी आपने हमें दी है मकान मालिक और किराएदार से जुड़े जो कानूनी अधिकार हैं उसे लेकर। आज आपका कानून में इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए विषय, यानी हमने आपको पहले ही बता दिया, आप हमें पहले ही इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हम बात करेंगे किराएदार के कानूनी अधिकार के बारे में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।